सिंपल से आपको बता रहा हूँ, आप किसी एक का भी तरीका फॉलो करो, चाहे बुक का चाहे किसी टीचर का, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाय एवरीवन, सो प्री में होता क्या है कि प्री का एग्जामिनेशन कई बार हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और स्पीड पे काम करके हमारा प्री निकल जाता है। लेकिन मेंस में हम कुछ ही पॉइंट पे कभी कभी रह जाते हैं, क्योंकि शायद हमारा बेसिक्स उतना क्लियर नहीं होता, या फिर डीआई के फंडामेंटल्स, या फिर अरिथमेटिक के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे पहचानना है, ए बी ऑप्शंस में एलिमिनेशन कैसे करता है, ये सब चीज़ें जब हमको पता नहीं होती तो हम मेंस में वहाँ पर रह जाते हैं। रिसेंटली आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए थे, एसबीआई, आईबीपीएस, क्लरिकल, पीओ, आरआरबी, सारे एग्जाम लगभग हुए थे पिछले 5-6 महीने की बात करूं तो, और उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि प्री आराम से क्वालिफाई कर ले रहे थे, लेकिन मेंस में आके कुछ नंबर से उनका रह जा रहा था, किसी का 2 मार्क्स से, किसी का 1 मार्क से। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जीके धोखा दे रही थी कई जगह पे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब प्री निकलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, लेकिन जब मेंस नहीं निकलता है तो उतना ही कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। ठीक है, सो आज बात करेंगे इस वीडियो में मेंस की, कि मेंस में आप कैसे एस कर सकते हो और हर चीज़ों को कैसे आप ध्यान से लेकर चल सकते हो। आपका मेंस का हर सब्जेक्ट अच्छे से डिस्कस किया है, किस टॉपिक को कहाँ से करना है, कैसे करना है, हर सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, ये सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। आप पूछोगे भैया रीजनिंग क्यों चुना? रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है ना जो कि कई बार ना वो होता है ना कि वो पूरा गेम चेंज कर देता है, गेम चेंजर होता है पूरे एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो मेंस की रीजनिंग आती है वो अच्छी खासी आती है, और मेंस की रीजनिंग में हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। या तो नए पैटर्न पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग मिल जाएगा, या तो कुछ ऐसा कोडेड सिलोजिज्म आ जाएगा, कोडेड इनइक्वालिटी आ जाएगी, या तो कोई ऐसी पजल आ जाएगी जो कि बनेगी नहीं। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, और सबसे पहले रीजनिंग खुलता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, रीजनिंग को हम 3 पार्ट में यहाँ पे बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका हो जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, दूसरा आपका होगा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, और तीसरा आपका होगा जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनपुट आउटपुट, ये सबके कोडेड फॉर्म, मशीन और इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब आप बोलोगे भैया पहली बात तो ये बताओ कि क्या हम किसी पोर्शन को स्किप कर सकते हैं कि ये मैं ना करूं बाकी कर लूं? देखो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डे टू डे। आप मान लो कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कर गया और बोलोगे मैं क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, किसी एट अ गिवन डे काम कर सकता है। मान लो क्रिटिकल रीजनिंग ईजी आई है, फिर नहीं आई है, फिर क्वेश्चन कम आए, आपका काम चल जाएगा, पजल जो आप उठा रहे हो वो बन गई। लेकिन मान लो एट एनी गिवन डे ऐसी कुछ पजल्स आ गई, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा आ गया जो कि आपसे बन ही नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी पजल है, तो उस पॉइंट पे जो आपकी रिमेनिंग चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग या फिर मिसलेनियस टॉपिक्स, वही आपको बचाने वाला है। नाउ बात करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग की। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है? क्रिटिकल रीजनिंग में ऑप्शन का एलिमिनेशन करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम एक एक ऑप्शन को हमको लगता है कि यार ए भी सही है, शायद बी भी सही है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, स्टेटमेंट अदर्स रीजन होते हैं, तो इन सब में हमको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन में डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें आपको 2 काम करना है। जब भी क्रिटिकल रीजनिंग आप पढ़ो तो पहली बात तो किसी टीचर से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर जो मेंस के मॉक होते हैं उन मेंस के मॉक से डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मेंस का मॉक अगर आप हर जगह से अलग अलग मेंस का मॉक लगाओगे तो वो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग देता जाएगा। तो सीख लिया और प्रैक्टिस कर लिया। अब सीखो कहाँ पे? मैंने कई बार शायद पहले भी 1-2 वीडियो में बोला है, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट बहुत ही बढ़िया मेरिट शाइन करके चैनल है, उसने बना रखी है, उसकी मैं प्लेलिस्ट पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाओ। इसे एकदम प्यार से समझा रखा है कि क्रिटिकल रीजनिंग के हर कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, क्या आंसर हो सकता है, समझना कैसे है, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, कुछ वहाँ सीख लिया, कुछ एग्जाम्पल भी करवाएंगे, वो उस एग्जाम्पल को अच्छे से करो। क्रिटिकल रीजनिंग को आपको होता ना कि आपको समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम क्रिटिकल रीजनिंग को समझ ही नहीं पाते कि क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है क्या, होता कैसे है, तो उसको आपने अच्छे से वहाँ पे समझ लिया, वो उठा के जो है आपने पढ़ लिया, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक से। नाउ कमिंग टू सेकंड पोर्शन, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने अभी प्रयागराज में मीटअप किया था, वहाँ पे बच्चों का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था कि सर प्री का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मेंस का कंटेंट कम रहता है। मैं मानता हूँ मेंस का लोग थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको उतना शायद व्यूज़ वगैरह नहीं मिलता होगा, जो भी बात है, तो वो टीचर्स की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन आप ढूंढोगे तो मैं बोलता हूँ ना, खुदा भी मिल जाता है, वही वाली बात है। आप अगर यूट्यूब पर ढूंढोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप क्या करो, मेंस के लिए ऐसे चुपचाप टाइप करो मेंस लेवल पजल या सीटिंग अरेंजमेंट टाइप करो, किसी से भी जाओ, कुछ पजल्स की प्रैक्टिस करो, सीखो कि वो किस अप्रोच से कर रहे हैं। टीचर हमको पता क्या सिखाता है? अप्रोच सिखाता है। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होती है। तो आपने क्या किया, टीचर सीख लिया, एक तो अंकुश लांबा सर की चाहे आप उनके आप डाल सकते हो, अंकुश लांबा मेंस लेवल पजल, उनकी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अंशुल सैनी सर हैं, उन्होंने मेंस लेवल पजल करा रखी है। पुनीत सर हैं, उन्होंने करा रखी है।
तीनों में से किसी से एक से पढ़ लिया आपने या फिर तीनों का पढ़ लिया, फिर आप क्या करो, पीडीएफ उठाओ। अब पीडीएफ आप बोलोगे पीडीएफ उठाओ या फिर बुक उठाओ, जो भी आपके पास है वो उठाओ, ठीक है। आप बोलोगे भैया दोनों कैसे करें, उसमें वहाँ पे मैं वीडियो से भी काफ़ी कर रहा हूँ। देखो जब आप वीडियो से कर रहे हो उस टाइम आप पीडीएफ से मत करो, लेकिन वीडियोस लिमिटेड ही हैं, तो आपने वीडियो से मान लो 4-5 दिन किया, 10 दिन किया, फिर आपके खत्म हो गए, फिर प्रैक्टिस करनी है ना उन चीज़ों की आपको। तो प्रैक्टिस आपको 2 जगह से करनी है, एक मॉक से करनी है, दूसरा पीडीएफ या बुक आपके पास जो भी है। मॉक आप लगाओगे, मॉक जरूर लगाइए। मेंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंस के लिए मॉक्स आपको एक नया वैरायटी क्वेश्चन देता है, तो वो आप लगाओगे। दूसरा आपको क्या करना है, जो भी आपकी पीडीएफ हैं गाइडली की, एग्जाम पंडित की, आपको नेट पे मिल जाएंगी, कोई भी उठाइए और वहाँ पे मेंस लेवल की पजल लगाइए, ठीक है। इससे कर लिया आपने। अब जो एकदम नया टॉपिक होता है मिसलिनियस वाला, कोडेड इनइक्वालिटी आ गया, कोडेड डायरेक्शन टेस्ट आ गया, आपका मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, कोडेड सिलॉक्स आ गया या फिर रिवर्स सिलॉक्स आ गया। तो जो ये सारे होते हैं इनका एक बार करना है आपको, कॉन्सेप्ट सीखना है पहली बात तो। एक बात और, जब अभी मेरा मीटअप था तो मेरे बच्चों की एक प्रॉब्लम और थी कि सर ये टीचर कभी कुछ और बताते हैं, बुक में कुछ और लिखा होता है। आपके दिमाग में जब क्वेश्चन पेपर आपको दिखे तो आपके दिमाग में 2 मेथड्स नहीं रन करने चाहिए कि मैं इसको ऐसे करूँ इसको ऐसे करूँ। अगर दिमाग में कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में हो गई, समझ लो वो क्वेश्चन आप बिगाड़ने वाले हो और उस पर टाइम भी वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू ये जो मिसलिनियस वाला पोर्शन होता है, इसको भी आपसे यूट्यूब से सीखना है। आप यूट्यूब पे डालोगे, हर टॉपिक को डालो, कोडेड इनइक्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोडेड सिलोजिज्म प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर टीचर ने, कई टीचर ने करा रखे हैं, उनसे सीखो और प्रैक्टिस फिर से वही पीडीएफ, बुक्स और मॉक्स, इनसे करो। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप अपने रीजनिंग के पूरे सेक्शन को मीन्स के अच्छे से कर सकते हो। आप बोलो भैया आपने जिस तरह बताया इसमें लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। आप मीन्स की तैयारी जब भी करते हो, मैंने हमेशा बोला है कि मीन्स की तैयारी प्री के साथ साथ में इसीलिए करनी चाहिए। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, हफ्ते में एक दिन निकाल लो, बैठ के कोडेड इनइक्वालिटी यूट्यूब पे सॉल्व कर लिया। बोर हो रहे हो, जैसे मान लो सेम टाइप के क्वेश्चन हम रोज लगाते हैं, सेम टाइप की पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हमको चाहिए होता है। मीन्स लेवल की कोई पजल निकाल ली, 2 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, जो भी है। अच्छा, इसमें टाइमिंग की बात भी आप लोग पूछोगे कि भैया मेंस लेवल की जब पजल लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार आधा 1 घंटा लग जाता है। स्टार्टिंग में लगेगा मेरे भाई, बात मानो आप, स्टार्टिंग में लगेगा आप, लेकिन मेंस लेवल की पजल भी तो लगा रहे हो, सीख रहे हो। सीखने की प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, एग्जीक्यूशन बहुत कम टाइम में होता है, ठीक है। तो आप जब सीखोगे तो आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जब आप करोगे तो आप जब सीख लोगे तो फिर 12 मिनट 15 मिनट ऐसे होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सेक्शन, अब वो होता है डीआई और क्वांट आपका, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को देखिए मैं 4 पार्ट बांटता हूँ। एक तो आपका अरिथमेटिक डीआई, मतलब बेसिकली जो आपकी डीआई आएंगी, बहुत तरह की डीआई आएंगी, आपको पता है, अरिथमेटिक आएंगी, मिसिंग आएंगी, हर तरह की डीआई आएंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस में रहेगा। फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिलर्स वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट किसी का दे रखा है इतना, और इतने % पे 2 साल बाद कितना हुआ था, इतने % पे 3 साल बाद कितना हुआ था, उसकी कुछ वैल्यू पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। इस तरह से फिलर्स वाले आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, ठीक है। SICI पे आएंगे, प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, परसेंटेज पे आएंगे, एवरेज पे आएंगे। तीसरा आपका होता है Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चन, एक वो आएंगे। चौथा आपका होता है केसलेट वाली जो डीआई होती है, वो उसमें क्या है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको एक चीज़ और इनकलकेट करनी पड़ेगी, मतलब ढालनी पड़ेगी कि बड़े बड़े पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ के समझने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन होता है ना, RC, वो आपको बहुत जगह हेल्प करता है। बड़े पजल में हेल्प करता है, बड़े डीआई में हेल्प करता है, बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपको हेल्प करेंगी। केसलेट डीआई कई बार पता क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में भी करता, मुझसे भी होता था, मैंने केसलेट डीआई पढ़ा, समझ भी नहीं आया, फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा, फिर मुझे चीज़ों को लिखना पड़ा। नहीं, ये चीज़ नहीं। आप जब एग्जामिनेशन आप देने आप जा रहे हो, उस पॉइंट पे आप इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप एक बार में पढ़ो, आपको समझ में आ जाए क्या है, कैसा है, दिमाग में पिक्चर फ्रेम हो जानी चाहिए कि इस स्कूल के 2 क्लास के बच्चों के लिखे हैं, इनके मैथ्स के मार्क्स, इनके इंग्लिश के मार्क्स, ये वो। तो इतना आपको कॉम्प्रीहेंड जल्दी से कर लेना है। ऐसे जो रीजनिंग में बड़ी वाली पजल्स आती हैं, उनको भी कॉम्प्रीहेंड करना सीखो। इसलिए बोलता हूँ हार्ड सेंटेंसेस पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। कि करना क्या है, आप एक चीज़ पहले जगह ध्यान से देखो कि जो मैंने चारों चीज़ बोली उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, और वो थी अरिथमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको अरिथमेटिक के जो 7-8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स एटलीस्ट पता होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्वांट को में अरिथमेटिक छोड़ सकते हैं क्या? अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन तक निकालना है तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। कौन से 7-8 चैप्टर? वही एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, कुछ टाइम एंड वर्क, कुछ अगर रह रहा हो ध्यान देखिएगा। तो ये जो 7-8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, डिस्काउंट निकालने आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या कैसे होता है, MP CP कैसे आते हैं, और भी फास्ट वे में, वो भी फास्ट वे में, ठीक है। चलो, जब आप ये चीज़ें करोगे तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
दूसरा पड़ाव जो आपको डीआई में हेल्प करेगा वो आपकी होगी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड। हमेशा से बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन स्पीड पे कि कैलकुलेशन स्पीड आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब आप चीज़ों को करते हो तो आप फास्ट वे में करोगे, ठीक है। जितना आप फास्ट करोगे, जैसे मान लो कोई आपको कैसे डीआई मिल गई, आपने बनाया कॉलम बनाया, ये बनाया, यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके साइंस के मार्क्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं ज्योग्राफी के मार्क्स। अब आपको बहुत चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि ज्योग्राफी में इसके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, टोटल सम कितना % ज़्यादा है। एटलीस्ट आप जो पूरा ज्योग्राफी का सम है वो मन में कर लो, जो साइंस का पूरा सम है वो मन में कर लो, एडिशन। बात समझ रहे हो, ठीक है। कितना % निकालना, सिर्फ उसके लिए पेन चलाना पड़ेगा। मान लो पूरा सम करने के लिए आप पेन चला रहे हो, फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। 2 डिजिट नंबर्स का सम हो गया, 2 डिजिट नंबर्स का डिफरेंस हो गया, 100 से किसी नंबर को डिफरेंस करना है, कभी भी दिमाग में आपको तुरंत बोलना होना चाहिए। मैंने बोला 100 - 63 तो निकलना चाहिए 37। तो 100 से डिफरेंस आपको 2 डिजिट का हमेशा पता होना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। फ्रैक्शन कन्वर्जन जो होता है आपको पता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन 1/5 मतलब 20%। कहीं भी आप देखो तो आपको दिमाग में होना चाहिए 25% मतलब 1/4। तो ये चीज़ बहुत फास्ट रखोगे तो डीआई सॉल्व करने में आपको ईजी होगा और हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस पर काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े केस से डीआई के जो पैराग्राफ है उनको समझने के लिए आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा और आपके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे अरिथमेटिक के काम करना पड़ेगा। ना कमिंग टू, अब ये पूछोगे कि सर फिर से वही बात, 2 चीज़ें, रिसोर्सेज और प्री के साथ कैसे तैयारी करें। देखो जब आप प्री के साथ तैयारी करते हो, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो जब मैं प्री की तैयारी करता था तो प्री के साथ साथ क्या करते थे, जैसे मान लो कि मुझे हफ्ते में कोई टाइम निकाल लिया मैंने, हफ्ते 2 हफ्ते में किसी एक भी दिन, और बैठ के ना मेंस का मॉक खोल लिया, ठीक है। क्योंकि देखो यार हर चीज़ ना एकदम लाइन से चल जाती। मैं कविता शिवालिक इस बार की SBI की टॉपर थी, तो मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था और कविता, उससे मैंने पूछा कि यार तुम भी जो डेली टू डू लिस्ट बनाती तुम फॉलो कर पाती थी क्या। तो उसने बोला कि सर मैं क्या बताऊँ कि मैं डेली टू डू लिस्ट बनाती थी लेकिन फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करती थी, जो मेरा दिन का टारगेट होता था कि मुझे इतना इतना करना है, कोशिश करते थे मैं उसको आगे पीछे करके किस तरह वो पूरा कर लूँ। तो वही मैं आपसे बोलता हूँ कि हर चीज़ एकदम आइडियल वे में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सोचो कि बस आप रेगुलर एफर्ट पुट कर रहे हो। सिमिलरली ऐसे मान लो आप प्री का काम कर रहे हो, आपको किसी मन किया कि सेम चीज़ पढ़ने का मन नहीं है, तो मेंस का एक मॉक उठा लिया और मेंस के मॉक लगा लिए, ठीक है। किस दिन बैठे हो प्री की पजल यूट्यूब से पढ़ते थे, आज जो है क्या किया कि मतलब किसी हमेशा जो है प्री की डीआई वे सॉल्व करते थे, किसी दिन बैठे कोई बुक टफ वाली उठाई, क्वांटम कैट या फिर जो भी आप PDF करते हो वो उठाया और उससे क्या किया, कोई मीन्स की डीआई लगा ली, एक टफ लेवल की डीआई लगा ली, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। किसी दिन जो है मेंस का मॉक उठा लिया, उसमें क्या किया, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट कर लिया जो टफ होते हैं, जीके छोड़ दिया ऐसे ही। तो समझ रहे हो, इस तरह से होता है ना कि जिसको बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, थोड़ा मोटा एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। 2 चीज़ बोलूँगा आपको, एक तो मॉक्स, मेंस में मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि मॉक्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डीआई देंगे। अलग अलग डीआई आप देखोगे किस पैटर्न पे डीआई, फनल चार्ट डीआई, ये डीआई, मिसिंग डीआई, अरिथमेटिक डीआई, हर तरह की आपको डीआई मिलेगी। और दूसरा कि जो आपके पास कोई भी अगर बुक हो, जैसे मैंने पहली बार ये बोला है क्वांटम की, या फिर आपके पास अरुण शर्मा है जो भी है, या फिर आपके पास कोई PDF पड़ी हैं, लाइक कोई भी PDF, ठीक है, तो उसको यूज़ करके आप प्रैक्टिस बस वहाँ से कर लो, सीख लो टीचर से यूट्यूब पे और वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। कई बार ऐसा होगा जब आप मॉक्स वगैरह दोगे ना तो कुछ ऐसी डीआई होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे मान लो कि आपने कोई डीआई दी और वो आपको समझ में नहीं आई, इवन आपने उसका सोल्यूशन देखा तो भी आपको समझ में नहीं आया। कई बार ऐसा होगा बहुत टफ डीआई होगी, तो वो जिस टाइप की डीआई है ना उस टाइप का डीआई लिखो यूट्यूब पे, टाइप करो, कोई भी टीचर पढ़ाया हो उससे समझ लो कि उस टाइप की डीआई को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। रडार चार्ट डीआई हो गई, फरल डीआई हो गई, उनको अप्रोच कैसे करते हैं, करते कैसे हैं, ट्राई कैसे करते हैं, सीख लो, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी आप यूट्यूब पे अगर सेक्शन डाल दो तो आप सीख सकते हो, वहाँ सीखो, फिर आके अपना मॉक लगाओ और बुक लगाओ या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगा, आप पूछोगे सर यूट्यूब पे किसको, तो मैंने कई बार बोला है, अमर सर हैं, सुमित सर हैं, इन्होंने मेंस के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, मेंस के प्रीवियस ईयर का देख सकते हो आप, मेंस की प्लेलिस्ट बना रखी है वो देख सकते हो, ठीक है। मेंस के टफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे कौन कौन से डीआई आई थी वो देख सकते हो, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड टॉपिक एंड दैट इज जीए, ठीक है। जीए के लिए मैंने इंडिविजुअल कई वीडियोस बना चुके हैं, आप उसमें से किसी को भी देख लेना। जीए के लिए मैं अगर समराइज वे में फिर से आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ 2-3 काम करने हैं आपको। एक स्टैटिक जीके होता है, एक बैंकिंग अवेयरनेस होता है, एक आपका जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है। जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो आप जिस PDF से कर रहे हो उसी PDF से उस पोर्शन को वहाँ पे ख़त्म कर लो। अब आप बोलोगे सर PDF कौन सी, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। मैं फिर से पूरी PDF की टाइप बता दे रहा हूँ। अगर सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हो सके तो आपसे मंथली PDF करो, क्योंकि मंथली PDF पूरी होलसम होती है। आप बोलो सर मंथली PDF करें साथ में कोई और PDF करें क्या, नहीं, आप डेली PDF अगर उठा के पढ़ते हो तो उसको रीड कर लो और मंथली PDF को एंड में करो और उससे हाईलाइट करो और फिर रिवीजन भी उसी PDF से करना। कोशिश करो जिस टाइप की PDF से को आप पढ़ रहे हो रिवीजन भी उसी PDF से करो, क्योंकि कई बार जब आप चीज़ों को याद करते हो ना तो आपको चीज़ें इस तरह से याद रहती कोई कहाँ चीज़ क्या लिखी थी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ सेम PDF से पढ़ो, ठीक है।
कहाँ लिखी थी, क्या लिखा था, किस पॉइंट पे, किस पेज पे, उससे याद रहती है, तो उससे पढ़ा करो सेम पीडीएफ से। ना बोलोगे सर Q&A वाली और ये क्वेश्चन आंसर वाली, वो भी कर सकते हो। टॉप 100 पेज वाली पीडीएफ वो भी कर सकते हो। वीकली पीडीएफ वो भी कर सकते हो। वीकली पीडीएफ जब आप करो और या फिर डेली पीडीएफ, इन सबको जब आप करो तो साथ में क्या करोगे आप क्या करो, जो वीकली कंपाइलेशन आते हैं वीडियोस के, जो मंथली कंपाइलेशन वीडियोस के आते हैं, उनको कर लो। अफेयर्स क्लाउड का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो वो वीकली कंपाइलेशन देते हैं। जैसे मान लो 9 से 16 फरवरी तक का पूरा एक वीक का इंपॉर्टेंट MCQs दे दिए, तो वो 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको 1.5x लगा के बैठ जाओ और पूरे वीक का करंट अफेयर्स खत्म कर लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आपका ये करंट अफेयर्स चलता रहेगा। फिर आपका जीए, जो स्टैटिक वाला जीए होता है, जीए में क्या करना है, पहली बात तो जब आप ये सब करते रहोगे पीडीएफ ना, वहाँ से कवर होता रहेगा। फिर क्या करना है आपको, जब भी आपका बेसिक कोई एग्जाम जब आता है तो एग्जाम से पहले जीए पावर कैप्सूल ये निकालते हैं अड्डा वाले, उस कोई पीडीएफ उठा लो, वो मिल जाती है कहीं भी, आपको टेलीग्राम वगैरह मिल जाएगी। तो उसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो डैम है, जो हेडक्वार्टर हैं, जो वेन्यू है जहाँ पे MU साइन हुए, मोदी जी जहाँ पे गए, उस देश के कैपिटल, जैसे अभी मोदी जी बहुत सारे टूर कर रहे हैं, तो जितने भी यूरोपियन कंट्री में गए, उस कंट्री कैपिटल, उस कंट्री करेंसी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वहाँ के हेड्स कौन है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अगर आपकी UN की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वियना में है, ऑस्ट्रिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो चीज़ न्यूज़ में है, एक चीज़ और आप करिएगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाना चाहिए, नहीं आप पूछते हो, तो एक काम मैं सिंपल सी बोलता हूँ, अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी पीडीएफ में चाहो तो हाईलाइट कर लो। बट कई लोग को होता है ना कि फील करने के लिए कि मेरे पास कॉपी है, तो उसमें वो करने के लिए तो आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो पीडीएफ का और उससे ही पढ़ सकते हो। बट आई वुड से कि आप नोट बना के टाइम मत वेस्ट करिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आप डेली पीडीएफ कर रहे हो और आप मंथली पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते, तो व्हाट यू कैन डू, आप डेली पीडीएफ करो, उसके नोट्स बना लो और फिर उसी नोट्स को हर हफ्ते रिवाइज करते रहो और फिर महीने में एक बार फिर से पूरा रिवाइज करना है, चाहे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा था, जैसे मान लो ये तो हो गया नोट्स वगैरह, तो जैसे मान लो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स के नोट्स बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इंडेक्सेस आती है, रैंकिंग्स आती है, ठीक है, कमिटीज़ आती हैं, RBI जो कमेटी बनाता है, गवर्नमेंट जो कमेटीज़ बनाती हैं, इन सब के नोट्स बना लीजिए। आप जब 5-6 महीने करंट अफेयर्स करते हो ना, तो आपको एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न क्या दिखता है कि यार ये कमेटी इस बार बनी थी, फिर से RBI ने बनाई, नेक्स्ट मंथ में कोई फिर से कमेटी बनेगी, उसके नेक्स्ट मंथ कोई फिर से कमेटी बनेगी। क्या करो, कमेटी का पूरा चार्ट बना लो, ऐसे चार्ट मतलब ऐसा बना लो। आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे लिखो फॉर्म्ड बाई, किसने फॉर्म्ड की, कमेटी, कमेटी का हेड, किस पर्पस के लिए फॉर्म की गई। ठीक है, मेरी जी वाली वीडियो देखिए, मैंने समझाया है। ऐसे मान लो कि कोई इंडेक्स आई, तो उस इंडेक्स के बारे में कौन रिलीज़ करता है, क्या है, इंडिया कितनी रैंक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ क्या, इंडिया से ऊपर कौन, नीचे, आसपास थोड़ा बहुत ये सब भी आजकल आने लगा है, वो पता होना चाहिए। टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो जो इंडेक्स है, वो जो रिपोर्ट है, उसको रिलीज़ कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इतना जब आप कोई रिपोर्ट करो तो उस रिपोर्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लो, और आई वुड से उसको आप चाहे लिख लो या फिर जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हो उस पीडीएफ में आप कहीं भी वो नोट बना के, नोट मेकिंग उसमें आता है ना। नाउ कमिंग टू इंग्लिश, देखो इंग्लिश का आपको पता होगा स्ट्रेटजी, इंग्लिश में 3 चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में कुछ टूल्स बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो इंग्लिश में आपको एक बहुत सी चीज़ हेल्प करेगी, वो ये करेगी, पहले तीनों जो सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग, इन तीनों को आप रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको ना होता नहीं, बच नहीं सकते। ग्रामर को आप चाहो तो स्टार्टिंग कुछ डेज में कर लो, जैसे मान लो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आपने उठाया, नीतू सिंह की बुक उठाई, उसके जो ग्रामर के चैप्टर्स उनको कंप्लीट कर लिए, अच्छे से उनको रट लिया मतलब चैप्टर कंप्लीट किया, सेम डे रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, रिवाइज कर लो। फिर क्या करो, जब 3 दिन खत्म हो जाए तो तीसरे दिन क्या करो, तीनों चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर लो, समझ रहे हो। फिर चौथे दिन कैसे किया, 5वें दिन किया, 6ठे दिन किया, फिर 6ठे दिन पे क्या करो, तीनों ये चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, जो पीछे एक्सरसाइज आप करते हो कि पेज की, वो एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये करके आपको ग्रामर की चैप्टर खत्म कर लेना है। ग्रामर आपका क्या होगा, कुछ ऐसे दिन में 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर करनी है आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। वो कैसे करोगे, एरर डिटेक्शन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आप हर जगह कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हो, हर जगह कहाँ कहाँ छोटे मोटे ग्रामर के रूल्स जो है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैच द कॉलम कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपको ग्रामर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आपको पूरी ग्रामर आपकी ऐसी चलती रहेगी। वो कैब और आरसी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको डेली, जैसे रोज़मर्रा के हैबिट में करते हैं वैसे करना है। डेली आप पढ़ते हो, आपका हो रहा है। आरसी के लिए एक काम और करना, सेक्शनल मॉक्स लगाना। सेक्शनल मॉक्स लगाओगे ना, क्योंकि सेक्शनल मॉक्स जब आप लगाओगे
तो सेक्शनल मॉक्स में आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे, नए नए आपको आरसी मिलेंगे, कोई टफ मिलेगा, कोई इजी मिलेगा, कोई बड़ा पैराग्राफ मिलेगा, कोई स्टैटिकल एकदम फैक्चुअल बेस मिलेगा, कोई कॉन्सेप्चुअल बेस अच्छे से आरसी मिलेगी। प्लस आरसी को डिफरेंट तरीक़ों से अटेम्प्ट करना। जैसे मान लो कि कई बार एक बार तरीका मैं अच्छा बताता हूँ, मैंने आरसी की एक फुल वीडियो बनाई जिसको देखिएगा आप, तो उसमें मैंने तरीका बताया था जब भी आप आरसी को अटेम्प्ट करते हो तो कोशिश करो कि आरसी के एक बार क्वेश्चंस को जस्ट गो थ्रू कर लो, देख लो, दिमाग में इमेज हमारे दिमाग में ये जो आइज़ है इमेज छप जाती है। आप पढ़ो तब भी कि अच्छा ठीक है ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, सब क्वेश्चन देख लिया, फिर पढ़ो। जब आप आरसी को पढ़ोगे और वो कीवर्ड आपको दिमाग में वहाँ पे दोबारा मैच करे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार इससे क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमारा क्या होता है, आरसी में फ्लो नहीं ब्रेक होता। कई बार आप लोग नोटिस किए होंगे कि आरसी को पढ़ते आप बीच में खो जाते हो और ऊपर का भूल जाते हो, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसका फ्लो नहीं मेंटेन कर पाते। फ्लो मेंटेन रखने के लिए आपको क्या है, पॉइंट्स में बीच में पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करिए। दूसरा, इंग्लिश आपको बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंग्लिश तरह को बेहतर आप ये जो चीज़ रोज़ करते रहते हो, बेहतर बनाने के लिए आपको रोज़ सेक्शनल मॉक्स आप करते रहा करो। सेक्शनल मॉक्स आपको सिखाएगा कि आप कहाँ पे कमियां कर रहे हो। रोज़ गलती, जैसे मान लो आपने लगातार 4 दिन सेक्शनल मॉक्स लगाए ना, 4 दिन सेक्शनल मॉक्स में आपको अपनी कमी पता चल जाएगी। जब उनको आप एनालाइज करोगे, एक ऐसी कॉमन चीज़ कोई होगी जो कि आप रोज़ गलत कर रहे होगे या फिर जिसमें आप रोज़ टाइम ले रहे होगे, और वही आपको सिखाएगी कि नहीं इसमें आपको काम करना है। मेरी रीजनिंग थोड़ा बहुत वीक हुआ करती थी तो मैं रोज़ रीजनिंग लगाता था। अब मुझे 4-5 दिन सेक्शनल मॉक लगाने से मुझे ये पता चल गया कि यार जो मेरी पजल्स है ना, वो मेरी पजल टाइम ले रही हैं, मुझसे हो जाता है, मुझे टाइम ले रही हैं। क्योंकि मैंने कई बार क्या कि मिसलेनियस पहले कर लिया और पजल्स बाद में किया, तो फिर वही बात कि पजल छूट गई, कुछ हो पाई। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पजल्स पहले करके देखते हैं और फिर मिसलेनियस बाद में करेंगे। तो उस दिन मैंने पजल पहले उठाया, मैंने कर तो ली सारी पजलें, लेकिन पजल करने में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया कि मेरा पूरा सेक्शन टाइम निकल गया और 20 मिनट निकल गए, मैं मिसलेनियस कर नहीं पाया। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला कि जो मेरी पजल्स हैं वो टाइम ले रही हैं, 5 से 6 मिनट लग रहा है, इसको मुझे घटा के 2-3 मिनट लाना पड़ेगा, तब जाके एटलीस्ट अगर 4-5 पजल आई हैं तो मैं कम से कम 3-4 पजल अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप कोई सेक्शनल मॉक लगाते हो और उनको कई बार लगाते हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो उससे आपकी वीकनेस पता चलती है कि आप कहाँ पे क्या वीक पॉइंट है और उस पर आप काम करोगे और फिर जाके आपका मेंस निकलेगा। मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट का देखिए फ्रीक्वेंसी और कैसे कैसे क्या होना चाहिए। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में लगाओगे तो स्टार्टिंग में कोशिश करना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉक टेस्ट की थोड़ा सा कम रहेगी, क्योंकि आप सीखने के मोड में हो, ठीक है। जब आप प्री का एग्जाम दे रहे हो तो उस समय तो क्या करो, 2 हफ्ते में 1 मॉक लगा लो मेंस का, बहुत है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन देखने के लिए। फिर जब आप मेंस की तरफ आ जाओ, जब आपका प्री हो जाए और मेंस की तैयारी जब आप कर रहे होते हो, तो उस समय कोशिश करो हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक लगाओ, ठीक है। और जब एकदम अप्रोच होने लगे, और कोशिश डिपेंड करता है पीओ का मेंस है या फिर क्लरिकल का मेंस है। अगर पीओ का मेंस है तो तब भी हफ्ते में 2 मॉक बहुत हैं, क्योंकि सीखना ज़्यादा है, एनालाइज ज़्यादा करना है, रादर दैन क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। एक कहावत है, क्वालिटी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द क्वांटिटी। वही बात है, आप 2 ही मॉक लगाइए, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करिए, उनको अच्छे से परफॉर्म करिए, रादर दैन टेकिंग 4 और 5 मॉक्स, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा ये मेंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा बड़ी हो गई और लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और चलिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, ठीक है।